नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 फरवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे, भारत और फ्रांस के बीच में कल कई सारी घोषणाएं हुई है, उसे ज़रा सा हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही नीट एंड क्लियर सा हेडलाइन बनाया गया इनके द्वारा कि इंडिया एंड फ्रांस अपग्रेड टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रणनीतिक पार्टनरशिप तक भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को इंक्रीज किया है। रणनीति का तात्पर्य क्या होता है? रणनीतिक का, स्ट्रेटेजिक का तात्पर्य होता है कि रक्षा, सुरक्षा और सामरिक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वहाँ तक अपने संबंधों को ले जाना। 1998 में जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, तो उस समय फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था यूरोप का जिसने भारत की आलोचना नहीं की थी। नहीं तो पूरे अमेरिकन खेमा जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड है इंक्लूडिंग जापान ने हमारी आलोचना की थी और हम पर सैंक्शन लगाने का प्रयास किया था और सैंक्शन लगाया भी गया था। तो भारत और फ्रांस के संबंध वो संबंध हैं जो हमेशा से ही बेहतर रहते हैं। हमेशा से ही मतलब हमेशा से बेहतर रहे हैं। हर मंच पर भारत का सपोर्ट करता है फ्रांस, और फ्रांस का भी भारत ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आज समझेंगे। भारत और फ्रांस ने एक नए वर्ष की भी घोषणा की है, उस वर्ष के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके साथ जो आज सेकेंड टॉपिक होगा बंधुओं, उसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य फ्रेमवर्क जारी किया गया है एआई को लेकर के। हेल्थ सेक्टर में एआई को लेकर के फ्रेमवर्क जारी किया गया कि किस प्रकार से होना चाहिए। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसमें एआई मिशन 2.0 की शुरुआत की बात की गई है। कहा गया है हमारे आईटी मिनिस्टर के द्वारा कि एआई मिशन 2.0 यह शुरू किया जा सकता है। एआई मिशन पहले 1 को हम लोग समझेंगे, 2.0 पर काम ही चल रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो बताए गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फ्रांस के बाउंड्री को भी देखेंगे। एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जिसका नाम आज तक आपने नहीं सुना होगा। बड़ा ही अद्भुत सा देश है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। तो थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी का भी अध्ययन करेंगे। इतना सारा कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, न्यूज़पेपर के हर ऐसे मुद्दे जो आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल और याद रखिएगा प्रीलिम के दृष्टिकोण से कि तारिक रहमान जो है, ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने ओथ लिया है और उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत के लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, ये गए हैं। ये कोटा से चुन करके सांसद महोदय आते हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं वर्तमान में ओम बिरला जी, और भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था। तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर ये शामिल हुए हैं, क्योंकि भारत में एआई समिट चल रहा है। इसके कारण से भारत के प्रधानमंत्री जी ने यात्रा नहीं की है, क्योंकि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की पहले से ही यात्रा तय थी इस दौरान। शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, उससे पहले एक टेस्ट सैंपल दिखा देता हूं मैं। इसी प्रकार से टेस्ट होता है डेली, शाम में 6 PM से होता है। कल भी टेस्ट हुआ है। अगर आपको टेस्ट ग्रुप से जुड़ना हो, टेस्ट नहीं कह सकते, प्रैक्टिस ग्रुप है, हालांकि टेस्ट के जैसे ही होता है, तो आप ज़रूर ही जुड़िएगा। 6 मंथ तक इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। बाइलिंगुअल होता है, सब्जेक्ट वाइज। काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, आप भी ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ। देखिए आज का पहला टॉपिक, इंडिया एआई समिट के दौरान भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं, इसको नए चैप्टर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। कि अभी तक जो हमारे संबंध रहे, चूँकि हमने पहले भी राफेल खरीदा है वहाँ से, और राफेल से पहले भी हमने बहुत सारे फाइटर जेट्स वहाँ से ख़रीदे हैं फ्रांस से। जो मिराज क्रम की फाइटर जेट्स हैं, मिराज श्रेणी के, वो फ्रांस से ही हमने ख़रीदा था काफ़ी पहले। भारत अभी भी फाइटर जेट को बनाने में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। जो तेजस बनाए गए हैं बंधुओं, उसके इंजन जो हैं वो भारत में नहीं बनते हैं। भारत में दरअसल में कार के कुछ इंजन बनने ज़रूर शुरू हुए हैं, टाटा जैसी कंपनियों ने बनाए हैं, लेकिन उसके अलावा इंजन का निर्माण भारत में आज भी नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होता है तुलनात्मक रूप से। तो भारत में बाइक और इत्यादि के भी इंजन बहुत कम बनते हैं। फाइटर जेट के ईंधन तो बहुत दूर की बात होगी। एक कावेरी इंजन है हमारे पास में, लेकिन उसमें उतना थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है कि उसको मॉडर्न फाइटर जेट में उपयोग किया जाए।
जिसके कारण से इंजन ही मेन कारण है, जिसके कारण से भारत में फाइटर जेट्स आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त नहीं किया है। तेजस भी हमारा आधा स्वदेशी है, आधा विदेशी है, उसके इंजन अमेरिका से हम खरीदते हैं। भारत ने राफेल खरीदा है फ्रांस से, बहुत सारे राफेल खरीदे। पहले हमने 25 के करीब में 35 खरीदे थे और अभी भी हमने 100 से ज़्यादा राफेल की डील की है। इनोवेशन ईयर और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है भारत और फ्रांस के संबंधों में अभी से। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रक्षा संबंध और भी गहरे होंगे। भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा है, बदले में पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कहा जाता है, उसे बेचेगा फ्रांस को। तो ये भी बस सही है, हम पैसे भी चुकाएंगे और अपना हथियार भी हम बेचेंगे उन्हें, जिसके बदले हमें भी मुद्रा प्राप्त होगा। 17 फरवरी 2026 को मुंबई में प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई है, मुंबई में हुई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर की औपचारिक शुरुआत की है। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग जरा समझेंगे कि ईयर ऑफ इनोवेशन का तात्पर्य क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है। साथ ही दोनों देशों ने स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का फैसला लिया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, यह भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इसी प्रकार से पिछले साल जो फ्रांस में AI समिट का आयोजन किया गया, उसमें भारत भी आयोजक में शामिल था। भारत और फ्रांस ने मिलकर के आयोजन को संपन्न करवाया था। इस बार जो दिल्ली में हो रहा है, इसमें स्पेशल तौर पर फ्रांस के चीज़ों को शामिल किया गया है। चर्चा में क्या क्या चीज़ें रहीं? यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि 21 बड़े समझौते और घोषणाओं के साथ में हुआ है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में भारत और फ्रांस की साझेदारी स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनेगी। अनप्रेडिक्टेबल दुनिया का तात्पर्य क्या है कि अब कोई निश्चित विचारधारा, कोई निश्चित लॉ एंड ऑर्डर, कोई निश्चित कानून और व्यवस्था नहीं रह गया है दुनिया में शासन करने का, जहां पर आर्थिक हित जो हैं ये भी सामरिक हित से जुड़ जाते हैं और आर्थिक विचारधारा जो है ये भी पॉलिटिकल विचारधारा से तय होती है। ऐसी स्थिति में अनस्टेबल दुनिया में भारत और फ्रांस की जो संबंध होंगे, जैसा कहा गया है, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनेगी। अनस्टेबल का तात्पर्य ये भी है यहाँ पर कि भाई अमेरिका के द्वारा यूरोप जो उसका सबसे बड़ा साझेदार रहा है, उसी के एक एरिया पर कब्जा करने की बात की जा रही है। एक राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया जाता है, रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया जाता है, चीन द्वारा ताइवान की घेराबंदी की जाती है। ऐसे में जब UAE और सऊदी अरब के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में जंग का माहौल बना हुआ है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये पहली बार इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि दुनिया के हर हिस्से में जंग जैसा माहौल आपको दिखेगा। ऐसी स्थिति में भारत और फ्रांस के संबंध जो हैं, यह दुनिया को प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि फ्रांस यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है और भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले देशों में से एक है। मैक्रो ने कहा कि हमारी साझेदारी बहुत मजबूत है, हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को और मजबूत किया है। ये सवाल पर, एक टर्म पर, एक वर्ड पर, इस पर पूरा का पूरा निबंध बन सकता है। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी क्या होता है? संप्रभुता। पॉलिटिकल संप्रभुता क्या होती है भाई? राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या होती है? तो हमारे देश की सीमा है, एक ज्योग्राफिकल सीमा है, भौगोलिक सीमा है। हमारे देश में शासन हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा। ये हमारी क्या है? सॉवरेनिटी है। हमारे सभी फैसले हमारी देश की सरकारों के द्वारा, हमारे देश के संसद के द्वारा, हमारे देश के गवर्निंग बॉडी के द्वारा लिए जाएंगे। इसको कहा जाता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। अर्थात हम अपने विदेश संबंध और आंतरिक जितने भी हमारी नीतियां हैं, वो सब कुछ हम स्वतंत्रता से लेते हैं। उसमें हम किसी की भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। इसको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, संप्रभुता। मतलब कि हम पर किसी चीज़ का, किसी का भी हस्तक्षेप, दबाव शामिल नहीं है। यही संप्रभुता हमने कब प्राप्त की? तो 26 जनवरी 1951 को प्राप्त की है हमने। आज़ाद भले हम 47 में हुए, लेकिन सॉवरेनिटी हमने 51 में 50 को प्राप्त की है। 26 जनवरी 1950 को प्राप्त की है, जिस दिन से हमने संविधान को लागू किया था, क्योंकि संविधान ही सॉवरेनिटी हमें प्रदान करती है।
इसी प्रकार से टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आपके यहाँ के तकनीक का निर्माण, प्रोग्रेस सब कुछ भारत में हो, निर्माणकर्ता भी हो, तकनीक भी भारत में बने, बनाने वाले भी भारत में हो, डेटा सेंटर भी भारत में हो, सब कुछ भारत में ही हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, तकनीकी सॉवरेनिटी। जैसे इसरो है हमारी बॉडी, इसरो ने कुछ भी चीज़ विदेश से हमने ग्रहण नहीं किया है। बनाने के स्तर पर हर चीज़ हमने अपना खुद का बनाया, चाहे विकास इंजन हो, चाहे जो भी क्रायोजेनिक जितने भी इंजन बनाए गए वो सब हमने खुद से बनाया है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को दिखाता है। इसी प्रकार से एआई जब जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, ऐसे ऐसे हमें टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को और भी मजबूत करना पड़ेगा, अर्थात इस देश के लोगों का डेटा इस देश में रहे, डेटा सेंटर भी इस देश में हो, एआई सिस्टम भी इस देश में बनाए जाएं और उपयोगकर्ता भी इस देश में हो और बाहर के लोग भी हो सकते हैं। अर्थात हमारा पूरा का पूरा तकनीकी सॉवरेनिटी होना चाहिए। डेटा नए वर्ल्ड का तेल है, ऑयल है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में, और इस डेटा का फ्लो भारत से कई वर्षों तक निर्बाध रूप से होता रहा, हमने रोका टोका नहीं, जिसके कारण से हमारे लोगों के बहुत सारे डेटा भारत के बाहर के देशों में पड़े हुए हैं। जब हमने डेटा लोकलाइजेशन एक्ट को लागू किया तब जाके भारतीयों का डेटा सिक्योर हुआ है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, इस टर्मिनोलॉजी पर पूरा का पूरा GS2 का सवाल बन सकता है, GS1 का बन सकता है, और निबंध पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। इनोवेशन ईयर की शुरुआत की गई है, 2026 दोनों देशों के लिए इनोवेशन ईयर होगा। इस साल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, रिसर्च, स्किलिंग, ज्वाइंट प्रोजेक्ट खास फोकस एरिया में रहेगा। दोनों देश की कंपनी और युवाओं को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। रक्षा सहयोग, राफेल हमने खरीदा है, इसके अलावा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल स्थापित करने का भी हमने लिया है, फ्रांसीसी एरो इंजन कंपनी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना के विमानों की मरम्मत भारत में ही हो सकेगी, विदेश भेजने की ज़रूरत जो है यह कम हो जाएगी। नहीं तो हमें अपने विमानों को रिपेयर करने के लिए विदेश भेजना पड़ता था। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी हमारी कि फाइटर जेट इत्यादि की जो मरम्मत है उनको मरम्मत, जैसे आपके गाड़ियों को मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इसको भी ज़रूरत पड़ती है। भाई उड़ने वाली चीज़ें हैं, मशीनें हैं, तो थोड़ा बहुत तो ख़राब होंगी ही, तो वो सब कुछ क्या होगा, सब कुछ अब भारत में ही संभव हो पाएगा। फ्रांसीसी सेना और फ्रांसीसी लैंड फोर्सेज में, भारतीय सेना और फ्रांसीसी लैंड फोर्स में अधिकारियों का आपसी आदान प्रदान भी किया जाएगा ताकि अनुभव प्रदान कर सकें, इसको भी जरूर ही याद रखिएगा। इतिहास देखें तो टीपू सुल्तान की सेना में फ्रांसीसी सैनिक के कमांडरों को शामिल किया गया था। उस समय भारत में सबसे मॉडर्न 2 सेनाएं थी, मॉडर्न हिस्ट्री में एक थी फ्रांसीसियों की मदद से बनाई गई टीपू सुल्तान की सेना, और दूसरी थी महाराजा रंजीत सिंह जी की सेना, जो सिख साम्राज्य में थे, रंजीत सिंह जी, उनकी सेना। दोनों की सेनाएं बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही आधुनिक सेनाएं थी, तो वो भी यूरोपियों की मदद से उनको आधुनिक किया गया था। और अभी हम अपने अधिकारियों का आदान प्रदान करेंगे, अपने सेना में शानदार अधिकारी होते हैं, वो भी इसी कारण से करेंगे ताकि उनको भी अनुभव मिले कि किस प्रकार से कमांड किया जा सकता है अलग अलग युद्ध परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की सेनाओं को। क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के लिए भी बातचीत की जा रही है। लिथियम, कोबाल्ट आदि पर ज्वाइंट वर्क करेंगे। स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए नया नेटवर्क बनाया जाएगा। ये सारा पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई है, तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखना है, ये सारे आपको याद करके लिखने पड़ेंगे। हेल्थ और डिजिटल साइंस में नए सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया गया है। डबल टैक्स अवॉइडमेंट एग्रीमेंट में संशोधन किया जाएगा। कोई एक कंपनी है, मान लीजिए ए नामक कंपनी है, जो फ्रांस की कंपनी है और भारत में भी काम करती है, या भारत की कंपनी है, ए फॉर अंबानी जी की कंपनी है, भारत की कंपनी है, फ्रांस में भी काम करती है, तब इसको दोनों जगहों पर पहले टैक्स देना पड़ता था इस समझौते से पहले। इसलिए हमने डबल टैक्स अवॉइडमेंट एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। ये हमने बहुत सारे देशों के साथ साइन कर रखा है कि कोई एक ही कंपनी दोनों देशों में काम कर रही है तो उसको दोहरापन ना हो उसके टैक्स देने में, एक ही जगह पर टैक्स दे करके वो अपना काम संपन्न कर सकती है। तो इसमें भी संशोधन किया जाएगा। पहले से ये एग्रीमेंट भारत और फ्रांस के बीच में मौजूद है बंधुओं, तब उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाएगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत की जा रही है। बयान को तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026।
ये जरूर याद रखिएगा। 2026 को घोषित किया गया है, 2027 को घोषित नहीं किया गया है, 2026 को घोषित किया गया है। ओके, 17 फरवरी को औपचारिक शुरुआत की गई है इसकी। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 की। इनोवेशन का तात्पर्य क्या होता है? नई चीज़ों को बनाना, रिसर्च करना, स्टडी करना, बस यही चीज़ें होती है और कुछ भी नहीं होता है। नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, स्पष्ट हो जाएगा। यह पूरे साल 2026 चलेगा। इस साल हम लोग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, रिसर्च इस पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम दोनों अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नॉलेज का मतलब है रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, नए प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करना मिल करके, ये हम लोग करेंगे। वैज्ञानिक उत्कृष्टता और औद्योगिक विशेषज्ञता को मिलाकर नई चीज़ें बनाना, मतलब वैज्ञानिक ने कोई चीज़ लैब में बनाया है, अब उस लैब की बनी हुई चीज़ों को और उस तरीके को लेकर के हमें किसी असेंबल लाइन पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर हम मास लेवल पर उसका प्रोडक्शन कर सकें। इसको क्या कहा जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च को इंडस्ट्री से जोड़ना। ठीक है, तो ये कैसे संभव होगा? पहली बार जो कोको कोला बना होगा तो किसी फैक्ट्री में तो नहीं बना होगा ना, पहली बार किसी लैब में बना होगा और उस लैब के बनाने के तरीके को हम लेकर के गए बहुत ही बड़े लेवल पर और फैक्ट्री में लेकर के गए। तो लैब से फैक्ट्री जाती है चीज़ें। जितना बेहतर आपका लैब होगा उतना बेहतर आपका इंडस्ट्री होगा। पहली बार जो चिप कोई बनता है, नए प्रकार के चिप बनते हैं, नए प्रकार का फ़ोन बनता है, तो लैब में बनता है, ना कि वो फैक्ट्री में बनते हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है उसका लार्ज स्केल पर। इतना तो आपको आइडिया होगा। नए बच्चों को शायद हो सकता है नहीं पता हो, तो आपको सब पता होना चाहिए ये चीज़ें। स्टार्टअप, युवा और रिसर्चर्स को एक साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। दोनों देश के बीच पहले से ही चल रहे सहयोगों को और भी ज़्यादा गहरा किया जाए। मुख्य फोकस एरिया क्या क्या रहेगा इस दौरान, इस वर्ष के दौरान? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, नई चीज़ें, नई कंपनी शुरू करना, नए प्रकार के आइडिया पर आधारित उद्योग धंधों को शुरू करना। स्किलिंग एंड एजुकेशन, स्किल क्या होता है? जैसे जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो वो आप बस स्टडी कर रहे हैं। स्किल क्या होता है? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं उसमें स्किल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक, जैसे आपने कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ ली, पूरा कंप्यूटर पढ़ लिया, बचपन में तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आपको सिखाया होगा। जो सबसे बड़ा धांधली है, कंप्यूटर कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन आपने जब उस पर काम करना शुरू किया तो वो क्या हो गया? स्किल हो गया कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना आता है, टाइपिंग आती है, आपको एआई से काम करवाना आता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्किल। ठीक, तो ये स्किल और एजुकेशन के बीच में फ़र्क होता है। एजुकेशन थ्योरेटिकल होता है, स्किल जो होता है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान, इसीलिए दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए थे, स्किल एंड एजुकेशन। नहीं तो स्किल लिख देता, एजुकेशन लिख देता। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, ये भी इस बार फोकस एरिया में रहेगा। तो इसे ज़रूर याद रखें ताकि सवाल जब पूछे जाएं तो आप कर लें आसानी से। अब ज़रा फ्रांस के ज्योग्राफी को देखते हैं। फ्रांस बहुत ही सुंदर सा देश है, बहुत ही सुंदर सा देश है। ये स्पेन है, दक्षिण में इसके। नेपोलियन के बारे में पढ़ा होगा कि नेपोलियन को स्पेन में हार मिला। नेपोलियन के लिए स्पेन नासूर बना, जिस प्रकार से औरंगजेब के लिए दक्कन नासूर बना। पढ़ा होगा आपने, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना इतिहास में। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा नेपोलियन के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र कहा जाता है उसको, है ना। खैर देखिए, फिर नेपोलियन को हरा दिया था स्पेन वासियों ने, क्योंकि स्पेन का जो अधिकांश इलाका पठारी इलाका है और वो गुफाओं में या सुरंगों में छुप करके मारते थे। नेपोलियन हार गया था वहाँ पर बुरी तरीके, जिस प्रकार से अमेरिका वियतनाम में हारा था। खैर चले जाइए, यहाँ पर इसके दक्षिण में स्पेन है। यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा, मेडिटेरियन सी दिखेगा। यहाँ पर बे ऑफ बिस्के दिखेगा जो अटलांटिक ओशियन का भाग है। यहाँ पर बेल्जियम है, इसके नॉर्थ में बेल्जियम है, नॉर्थ में बेल्जियम है। यहाँ लग्जमबर्ग है, बहुत ही खूबसूरत सा देश है। जर्मनी है, जर्मनी है। ये स्विट्ज़रलैंड है, ये इटली है, ये इटली है और ये स्पेन है। एक और छोटा सा यहाँ पर देश है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। बेल्जियम उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है, लग्जमबर्ग उत्तर पूर्व में स्थित है, जर्मनी पूर्व में स्थित है, स्विट्जरलैंड पूर्व में, इटली दक्षिण पूर्व में, मोनाको भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर इसकी सीमाएं जो है, जलीय सीमा, मोनाको से भी लगती है।
स्पेन दक्षिण पश्चिम में पायरेनीज पर्वत के उस पार स्थित है। यहाँ पर पायरेनीज पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर बीच में पायरेनीज पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, और इसी पर्वत के चोटी पर एक छोटा सा देश है, बिल्कुल सही सुन रहे आप, जो यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी में से एक है। आपको शायद नहीं पता होगा, चलिए बता देता हूं। इसका नाम है अंडोरा। फ्रांस और स्पेन के बीच पायरेनीज पहाड़ों में स्थित एक छोटा सा देश है, सेमी ऑटोनोमस एरिया कह सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम उत्तर में इंग्लिश चैनल के पार स्थित है, चैनल टनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल में एक टनल के माध्यम से ये दोनों देश जुड़े हुए, इसलिए बाय रोड आप वहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। विदेशी क्षेत्र भी है इसके कुछ, जैसे ब्राज़ील, एक फ्रेंच गुयाना जिसको कहा जाता है, यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के समीप में, वेनेजुएला के ईस्ट कोस्ट पर फ्रेंच गुयाना स्थित है। यहाँ पर भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसे दक्षिण अमेरिका का दुबई कह सकते हैं आप, क्योंकि यह दुनिया में 20% से तेज़ी गति से बढ़ रहा है इसकी जीडीपी, और यहाँ पर हिंदी भोजपुरी सब भाषा चलती है, और यहाँ पर 33% पॉपुलेशन भारतीय लोगों का है। ठीक है, इसकी सीमाएं ब्राज़ील और सूरीनाम से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। फ्रेंच गुयाना में इसका उपग्रह और इत्यादि छोड़ने का स्टेशन भी स्थित है, वहाँ से कई सारे सैटेलाइट वगैरह प्रक्षेपण भी किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अंडोरा, जिसका आधिकारिक नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा है, यूरोप का छठा सबसे छोटा और एक भूमि से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड देश है। यह देश फ्रांस और स्पेन के बीच पायरेनीज पर्वतमाला के चोटियों में बसा हुआ है। अनोखी शासन व्यवस्था है। अंडोरा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सह राजकुमार को प्रिंसेस शासन करते हैं। वर्तमान फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के उर्जेल बिशप इसके संयुक्त राष्ट्र, ये दोनों मिलकर के इसके राष्ट्र के प्रमुख हैं। ठीक है, राजधानी, इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है, जो 1023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने का यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है। इसकी आधिकारिक भाषा कैटलन है, हालांकि यह स्पेनिश और फ्रेंच भी मुख्य रूप से बोली जाती है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, फिर भी यूरो यहाँ के मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन ही है, जो यहाँ के देश की जीडीपी का 80% पर्यटन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए। फ्रांस वाले हमने सारा कुछ पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, अंडोरा के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा इतिहास भी बताया मैंने, उसके अलावा मैं फ्रेंच गुयाना को भी देखा, ज्योग्राफी पढ़ी, पूरा हमने ईयर ऑफ इनोवेशन को देखा, कौन कौन से क्षेत्र होंगे ये देखा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम क्यों कह रहे हैं ये भी देखा है हमने, क्योंकि रक्षा सुरक्षा इत्यादि चीज़ों पर भी अब हम और भी ज़्यादा खरीद बिक्री करेंगे और डेवलप करेंगे। इसके अलावा भारत में रिपेयरिंग के लिए भी, फाइटर जेट्स के रिपेयरिंग के लिए भी यूनिट लगाया जाएगा, तो ये सब कुछ हमने देखा है। बाकी आईआर के टॉपिक में एक दिन मैं फ्रांस और भारत के संबंध आपको डिटेल में और पढ़ाऊँगा। डेटा टू डेवलपमेंट फ्रेमवर्क अनेबल टू रेगुलेट एआई इन हेल्थ सेक्टर। कल एआई समिट में एक धांधली भी हुई है। ये जो आपको रोबोटिक कुत्ता दिख रहा है, ये नोएडा की एक यूनिवर्सिटी है, अब नाम क्या लें, गलगोटिया नाम है, इसी तरह का कुछ नाम है। उसने बताया कि हमारा यूनिवर्सिटी है, वो 2 जन्म ले लेंगे ना तो भी इस तरह का ये कुत्ता नहीं बना सकते। वो उनकी क्षमता मुझे पता है। उनके छात्र लोग प्रदर्शन करने आए थे एक बार, तो उनसे पूछ लिया था कि किस लिए प्रदर्शन कर रहे, तो मुंह छुपा के भाग रहे थे शर्मा के। वो ये कुत्ता बनाएंगे? ये इन्होंने चीन से ख़रीदा 1-2 लाख रुपए का, बहुत मजाक बन रहा है इस चीज़ का, और इसको उन्होंने यहाँ पर समिट में दिखाया और कहा कि हमारा है। चाइनीज़ न्यूज़ पोर्टल रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो हमारे यहाँ से ख़रीदी गई है। आप भी खरीद सकते हैं, 2 लाख रुपए के आसपास आता है ये नाश्ता गाता उछलता कुत्ता, आपके साथ में चलेगा ये रोबोटिक कुत्ता। ठीक है, देखिए अब जरा इसको समझते हैं हेल्थ फ्रेमवर्क को कि क्या है चीज़ें। नाक कटा कर रख देते हैं लोग। 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एआई इन हेल्थ केयर के लिए भारत का पहला व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया है। 17 फरवरी 2026 को ही जारी किया। इसका पूरा नाम स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, साही इसका रखा गया है नाम। जरूर ही याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। यह फ्रेमवर्क डेटा डिप्लॉयमेंट से लेकर के पूरा लाइफ साइकिल को कवर करता है। हेल्थ सेक्टर में आपने किसी हॉस्पिटल में प्रवेश किया तो वहाँ से लेकर के जब तक आप एग्जिट करेंगे तब तक किसी भी एआई का उपयोग होगा तो उसको ये फ्रेमवर्क अपनाना ही पड़ेगा। फ्रेमवर्क का मतलब अगर हेल्थ सेक्टर में कोई एआई से रिलेटेड कुछ बना रहा है तो वो इस पद्धति पर बनाएगा, ये चीज़ें उसमें शामिल होनी ही चाहिए।
ये होता है फ्रेमवर्क का तात्पर्य, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क कवर द इंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम डेटा कलेक्शन टू एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ AI सॉल्यूशन। ये इसमें पूरा कहा गया। इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, साही इसका नाम है। कल मैंने आपको 2 AI टूल बताए थे, एक मैंने बताया था बोधन और एक मैंने भारत विस्तार बताया था। बोधन फॉर एजुकेशन एंड भारत विस्तार फॉर एग्रीकल्चर। और आज हम लोग साही के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, टूल नहीं है, फ्रेमवर्क है। ये सरकार ने नियम कानून कायदे तय कर दिए हैं, ये हेल्थ सेक्टर के लिए है। तो तीनों सेक्टर में AI को लेकर के हमने 2 दिन में पढ़ा है, उसे भी जाकर के देखिएगा, इसे भी देखिएगा, सवाल आपसे पूछेगा मेंस एग्जामिनेशन में। साही के बारे में आपसे प्रीलिम में भी पूछ सकता है। JP नड्डा साहब हैं, तो उन्होंने इसे लॉन्च किया है। भारत में AI हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई साफ नियम नहीं थे। व्हाई इन डिस्कशन, क्यों चर्चा में है? तो अभी तक कोई नियम कानून नहीं थे। यह फ्रेमवर्क पहला बड़ा कदम है जो AI को सिक्योर, रिस्पॉन्सिबल और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने का रोड मैप देता है। हेल्थ केयर को सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव मैनर प्रदान करता है कि हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार से AI का यूज किया जाए। दक्षिण पूर्व एशिया में हेल्थ केयर में AI फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत पहला देश है। ये भी याद रखिएगा, प्रीलिम में स्टेटमेंट बना करके पूछ लेता है कि भाई भारत पहला देश है या भारत से पहले भी किसी देश ने लागू किया है, तो इसे जरूर ही याद रखिएगा, ठीक। फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो पहली जो इसकी विशेषता है की फीचर्स में लाइफ साइकिल अप्रोच, डेटा इकट्ठा करना, डेटा स्टोर करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, डेटा को रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करना और हर स्टेप पर नियम को अपनाना, ये पहला इसमें रखा गया है कि किसी व्यक्ति के डेटा को आपने लिया AI सिस्टम उपयोग करने के लिए, तो उसकी पूरी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल और वैलिडेट करना कि सही डेटा है, गलत डेटा है, हर स्टेप पर आपको पालन करना पड़ेगा। दूसरा जो है पेशेंट कंसेंट जरूरी। कंसेंट का तात्पर्य होता है सहमति, कि आपके डेटा का अगर AI में उपयोग हो रहा है तो आप सहमति देंगे कि हाँ इसका उपयोग किया जाना चाहिए, तभी जाके उसका उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है उपयोग। ये कंसेंट क्या है? तो आपके डेटा के प्रोटेक्शन का अधिकार आपके हाथों में दिया गया है हेल्थ केयर के लिए। पेशेंट कंसेंट मैंडेटरी। AI टूल में इस्तेमाल होने वाला डेटा मरीज की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता है। डेटा प्राइवेसी पर जोर दिया गया, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डेटा प्राइवेसी। मरीज का डेटा अस्पताल, लैब या फार्मेसी से बाहर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए 1mg है एक प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आप कोई टेस्ट बुक करते हैं और टेस्ट करवाते हैं और आपका डेटा तो है 1mg के पास में, तो वो पता चले भेज दे कि ये एक पेशेंट है, इसका नाम मिस्टर A है, इसका ये रहा पूरा रिपोर्ट, इसका डेट ऑफ बर्थ ये रहा, इसका BP ये रहा, इसका शुगर ये रहा, इसका जो ब्लड टेस्ट पूरा होता है, ब्लड प्रोफाइल वो ये रहा, इसका किडनी प्रोफाइल ये रहा, इसका लीवर प्रोफाइल ये रहा। सारा डेटा आपका किसी कंपनी को भेज दे। अब उस आधार पर कंपनी आपको डॉक्टर का नाम दिखाए ऐड में, आपको दवाई दिखाए, आपको कांटेक्ट कर ले, तो ये क्या हो गया? इसकी प्राइवेसी को भी मजबूत किया गया है कि मरीज का डेटा अस्पताल, लैब या फार्मेसी, जिस दुकान से आप दवाई वगैरह खरीदते हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग की जाएगी इसके लिए। क्लिनिक जजमेंट बरकरार रहेगा, सिर्फ मदद करेगा, अंतिम फैसला डॉक्टर ही लेगा। AI दवाई नहीं लिखेगा, हेल्प करेगा ये मरीजों को समझने में किसी चीज़ को, लेकिन अंतिम फैसला जो है कोई ह्यूमन, कोई इंसान, डॉक्टर ही लेगा कि क्या करना है। रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। AI सिस्टम लगातार मॉनिटर किया जाएगा कि वह सही काम कर रहा है या नहीं। फ्रेमवर्क क्यों जरूरी? AI हेल्थ केयर बहुत तेज़ी से आगे आ रहा था, इसलिए फ्रेमवर्क अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए भारत सरकार ने ये फ्रेमवर्क को अपनाया है ताकि हेल्थ सेक्टर में भी लोगों के डेटा सुरक्षित रहें। इंडिया AI मिशन 2.0 टू फोकस ऑन UPI लाइक AI सर्विस फॉर MSME, ये कहा है महोदय ने। अब इस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल टॉपिक है, और 3 टॉपिक दरअसल में आज हमने पढ़ा है। फ्रांस की ज्योग्राफी भी पढ़ी,
इनोवेशन ईयर भी पढ़ा, फ्रांस के बारे में पढ़ा, हेल्थ केयर फ्रेमवर्क भी पढ़ा, हमने आवश्यकता भी पढ़ी है कि क्यों आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें विशेषता क्या कही गई है, इसे भी हमने समझा है। शाही के बारे में समझा है, कल हमने बोधन के बारे में समझा था और भारत विस्तार के बारे में हमने समझा था। सीधा सीधा सवाल क्या पूछेगा कि भारत विस्तार के बारे में निम्न कथनों से सत्य कथन की पहचान करें, और वहाँ पर आपसे 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट बना करके दिए जा सकते हैं। तो अब करिए, पहचान करिए, समझने का प्रयास कीजिएगा चीज़ों किस प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे ये AI मिशन है, अभी तो 2.0 बन ही रहा है, बना नहीं है अभी। फोकस एरिया इन्होंने कहा है कि MSME इत्यादि रहेगा। आपसे सवाल क्या पूछेगा, इंडिया AI मिशन 2.0 के बारे में बताएं। शॉर्ट आंसर मेंस में पूछ लेगा। PT में ये पूछेगा इंडिया AI मिशन के बारे में सत्य कथन की या असत्य कथन की पहचान करें। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़िए कि किसी भी टॉपिक में सवाल दिखे आपको कि सवाल क्या पूछेगा आपसे। ओके, तो आज का वीडियो एंड करते हैं बंधुओं। जिन्हें भी अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।